हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है YouTube चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। और मैं इंजीनियर कमल कुमार, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीनों के सिद्धांत, जो जनरली डिप्लोमा और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और हम बात कर रहे हैं इसमें टॉपिक फ्लाईव्हील की, गतिपाल पहिए की। और इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ फ्लाईव्हील फॉर डिफरेंट इंजन्स। टर्निंग मोमेंट डायग्राम को हम क्रैंक एफर्ट डायग्राम भी बोलते हैं। और जो डिफरेंट इंजन्स होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन, 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक इंजन्स, उनमें उनके लिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ कर बात कर रहे हैं। घुमाव घूर्ण आरेख या क्रैंक प्रयास आरेख, इंग्लिश में टर्निंग मोमेंट डायग्राम, और क्रैंक एफर्ट डायग्राम। तो देखिएगा क्या होता है क्रैंक एफर्ट डायग्राम या टर्निंग मोमेंट डायग्राम। कोई पश्चात इंजन है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, उसके क्रैंक प्रयास या घुमाव घूर्ण, जो इंजन है हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग इंजन, उसका जो टर्निंग मोमेंट है या फिर क्रैंक एफर्ट है, उसको क्रैंक की डिफरेंट पोजीशंस, क्रैंक की विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में, विभिन्न स्थितियों के रेस्पेक्ट में प्रदर्शित करने वाले आरेख को घुमाव घूर्ण या क्रैंक प्रयास आरेख कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जो पश्चातगति इंजन होता है, उसका जो टर्निंग मोमेंट है या फिर उसका जो क्रैंक एफर्ट है, उसको अगर हम क्रैंक की डिफरेंट पोजीशंस के साथ, क्रैंक की विभिन्न स्थितियों के साथ अगर प्रदर्शित करें, तो जो आरेख बनाया जाता है उस आरेख को हम बोलते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम या फिर क्रैंक। अब हम बात कर रहे थे कि जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम या क्रैंक एफर्ट डायग्राम होता है, उसको कैसे खींचते हैं। तो घुमाव घूर्ण आरेख या क्रैंक प्रयास आरेख खींचने की विधि। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या करते हैं कि कोई हमारे पास जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, तो उसमें क्या करेंगे, उस पे एक इंडिकेटर लगा लेंगे, सूचक यंत्र लगाएंगे, और सूचक यंत्र की हेल्प से एक सूचक आरेख प्राप्त करते हैं। और सूचक आरेख क्या काम करते हैं, सूचक आरेख की सहायता से पिस्टन की विभिन्न स्थितियां पर हमें सिलेंडर दाब का पता चलता है कि जो पिस्टन हमारा किसी रेसिप्रोकेटिंग इंजन में आगे पीछे मूव कर रहा होगा सिलेंडर के अंदर, तो वो किस पोजीशन पर कितना सिलेंडर के अंदर दाब उत्पन्न करता है, वो उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं। इंडिकेटर लगाकर उसकी हेल्प से इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं। तो उससे हमें क्या है कि क्रैंक की डिफरेंट पोजीशंस पर, क्रैंक की डिफरेंट पोजीशन पर पिस्टन की स्थिति पता चलती है। क्रैंक की किसी स्थिति पे हम क्या काम करेंगे, पिस्टन की स्थिति ज्ञात कर लेंगे, और पिस्टन की जो स्थिति है उनके ऊपर हमने दाब कहां ज्ञात कर लिया, ऊपर ज्ञात कर लिया। तो पिस्टन के दोनों ओर उस स्थिति पे हम प्रेशर को फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। मान लिया कोई कंडीशन स्थिति है अभी की, मतलब क्रैंक किसी एंगल थीटा पर है, और उस टाइम पे जो पिस्टन है, पिस्टन किसी स्थिति में है, और उस स्थिति पर हमने सूचक आरेख की हेल्प से जो प्रेशर ज्ञात किया वो मान लिया P1 और P2 है। अब तीसरे पॉइंट पे देखिएगा, P1 और P2 जो प्रेशर हमने फाइंड आउट किए हैं, उनकी सहायता से पिस्टन पर हम शुद्ध बल ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि भाई पिस्टन क्या है, मूव कर रहा है, क्रैंक की किसी स्थिति के लिए पिस्टन की स्थिति हमने ज्ञात की, और उस स्थिति पे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, अब पिस्टन पर शुद्ध बल ज्ञात करते हैं। तो मान लिया पिस्टन पर शुद्ध बल ज्ञात करते हैं, तो ये कितना होता है, P1A1 माइनस P2A2 के बराबर होता है। जहां P1 P2 क्लियर है, पिस्टन के दोनों ओर दाब है, और A1 A2 पिस्टन के दोनों ओर के क्षेत्रफल हैं। तो इस प्रकार हमने P1 P2 की सहायता से पिस्टन पर शुद्ध बल ज्ञात कर लिया, वो कितना हो गया, P1A1 माइनस P2A2। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्रैंक की इसी स्थिति पर पश्चात अंगों का त्वरण ज्ञात करते हैं। जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन है उसके अंदर जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने वाले पार्ट्स हैं, उनका हम त्वरण ज्ञात करते हैं। एक्सेलरेशन ज्ञात कर लेंगे F, क्लियर। उसके बाद जब एक्सेलरेशन ज्ञात हो जाता है, तब हम पिस्टन प्रयास FP ज्ञात करते हैं कि पिस्टन के ऊपर जो एफर्ट लगा है
पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लगा है वो कितना है उसको फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो है Fp = P1A1 - P2A2 - Mr × F प्लस माइनस Mr × G। Mr × G क्या है, जो पश्चात गति करने वाले अंग हैं उनका भार हो गया, और Mr क्या है, जो पश्चात गति करने वाले अंग हैं उनका सहती द्रव्यमान हो गया। अब अगर इंजन हमारे क्षैतिज हो, तो क्षैतिज इंजन होते हैं तो Mrg हमारा 0 हो जाता है। हॉरिजॉन्टल इंजन्स में Mrg की वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट, अब जब Fp ज्ञात हो गया तो Fp की हेल्प से हम टर्निंग मोमेंट ज्ञात कर लेंगे। जो घुमाव घूर्ण जो पिस्टन प्रयास था Fp, उसकी हेल्प से हम क्रैंक एफर्ट या घुमाव घूर्ण T ज्ञात कर लेंगे, और वो होता है T = Fp × R sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 2 रूट्स n² - sin² थीटा। यानी क्रैंक की कोई स्थिति थीटा थी, उस स्थिति पे हमने टर्निंग मोमेंट का मान ज्ञात कर लिया। तो डिफरेंट क्रैंक की स्थितियों के लिए डिफरेंट टी ज्ञात कर लेंगे, और जब हमारे पास डिफरेंट स्थिति पर डिफरेंट टी होंगे तो उनकी हेल्प से हम एक ग्राफ बना लेंगे, और उसको हम बोलते हैं क्रैंक प्रयास आरेख। क्लियर? तो देखो क्या होता है कि जो क्रैंक प्रयास आरेख ड्रॉ करने की जो ये एनालिटिकल मेथड वाला तरीका है, ये काफी टिपिकल होता है, इसीलिए क्या तो जनरली ग्राफिकल मेथड्स का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट इंजन्स हैं, है ना, जैसे कि 2 स्ट्रोक है या फिर 3 स्ट्रोक हैं, उनके लिए जो डायग्राम्स होते हैं, क्रैंक प्रयास आरेख होते हैं, वो कैसे देखिएगा। हम घुमाव घूर्ण आरेख या क्रैंक एफर्ट आरेख की बात कर रहे हैं, और वो अब डिफरेंट इंजन्स के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है डबल एक्टिंग स्टीम इंजन की, द्विक्रिया भाप इंजन। अगर द्विक्रिया भाप इंजन के लिए एक क्रैंक एफर्ट डायग्राम बनाया जाए या टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाए, तो वो कुछ इस तरीके का होता है कि अगर टर्निंग मोमेंट T और क्रैंक एंगल थीटा के बीच अगर एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो वो देखिएगा कैसा होता है। शुरू से मतलब कि जो टर्निंग मोमेंट की टर्निंग मोमेंट है उसकी वैल्यू क्रैंक एंगल 0 पर कितनी है, 0। और उसके बाद देखिए क्या होता है कि 0 से धीरे धीरे बढ़ती है, इस मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे घटती हुई नेगेटिव होती है, और नेगेटिव होने के बाद फिर से 0 हो जाती है। इसी प्रकार फिर ये देखिएगा कहां से कहां स्टार्ट हुआ, 0 से 180 डिग्री तक। 0 से 180 डिग्री तक घुमाव कोण का मान 0 से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और धीरे धीरे बढ़ने के बाद एक पॉइंट मैक्सिमम होने के बाद, एक पॉइंट पर मैक्सिमम होने के बाद फिर धीरे धीरे घटता है। घटने के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। देखिएगा यहां से नीचे नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होने के बाद फिर से 0 हो जाता है। इसी प्रकार 180 से 360 डिग्री के बीच, यहां से देखिएगा 180 से 360। अब यहां भी सेम यही स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, एक पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम होने के बाद फिर धीरे धीरे कम हुआ, कम होने के बाद यहां से देखिएगा ये नेगेटिव होने के बाद फिर से 0। तो क्या पता चलता है इस ग्राफ से कि एक डबल एक्टिंग इंजन में जो टर्निंग मोमेंट है वो डिफरेंट क्रैंक एंगल्स पर डिफरेंट वैल्यूज का होता है। यानी उसका जो मान है वो डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट होगा, तो टी जो टर्निंग मोमेंट है उनके मान अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंजन से जो घूर्ण टर्निंग मोमेंट प्राप्त हो रहा है वो हमारा एक समान नहीं होगा। तो हमें इंजन से एक समान टर्निंग मोमेंट प्राप्त नहीं होते। एकल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन, एकल सिलेंडर 4 स्ट्रोक अंतर्दहन इंजन। तो सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन के लिए देखिएगा जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनता है, तो फिर अगर वही कि इस एक्सिस पे टी, इस एक्सिस पे थीटा, और डिफरेंट क्रैंक एंगल्स के लिए इसका जो मान देखिएगा टी का 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 90 तक नेगेटिव, 90 से थोड़ा सा पहले से स्टार्ट होता है, फिर पॉजिटिव जाता है, मैक्सिमम होने के बाद फिर नीचे आ जाता है, फिर 180 डिग्री पे आके फिर 0 हो गया, फिर देखिएगा नेगेटिव 270 पे नेगेटिव, फिर 360 तक नेगेटिव, उसके बाद यहां से फिर बढ़ा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, मैक्सिमम पॉइंट पर आने के बाद फिर से
धीमे धीमे कम हुआ, धीमे धीमे कम होने के बाद फिर से नेगेटिव, नेगेटिव होने के बाद 360 पे वो 630 पे फिर से जीरो, और उसके बाद फिर से धीरे धीरे बढ़ा, फिर मैक्सिमम होने के बाद फिर से धीरे धीरे आके जीरो हो गया। तो क्या पता चलता है कि वही है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रैंक एंगल्स के लिए जो टी होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, टर्निंग मोमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो टी मीन देखिएगा इसका ये है, क्लियर। तो अब वही है कि इस इंजन से भी क्या, इस क्रैंक एफर्ट डायग्राम से भी क्या पता चलता है कि भाई जो टर्निंग मोमेंट है वो हमारा एक समान नहीं है, जो टर्निंग मोमेंट है वो हमारा एक समान नहीं है, उसके जो वैल्यू है वो किसी पॉइंट पे किसी पे नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव, इस तरह मिलता है। तो डिफरेंट क्रैंक एंगल्स के लिए, डिफरेंट क्रैंक की स्थितियों के लिए जो टी का मान होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं हम एक और इंजन, 3 सिलेंडर भाप इंजन की। तो 3 सिलेंडर स्टीम इंजन में अगर देखिएगा कि उसमें क्या है कि 3 सिलेंडर लगा दिए गए हैं, और तीनों सिलेंडरों का क्या स्थिति है कि जो इन इंजनों के जो सिलेंडर्स हैं, उनके सिलेंडरों के जो क्रैंक हैं वो परस्पर 120 डिग्री पर क्रैंक शाफ्ट पे जोड़ दिए गए हैं। क्लियर कि जो तीनों सिलेंडर्स के जो क्रैंक हैं उनको परस्पर क्रैंक शाफ्ट की हेल्प से 120 डिग्री के डिफरेंस पे जोड़ दिया गया। तो पहला इंजन देखिएगा यहां से स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट हुआ, और इसका देखिएगा क्लियर, जीरो से धीरे धीरे बढ़ा, मैक्सिमम पहुंचा, मैक्सिमम के बाद धीरे धीरे घटा, फिर जीरो से फिर धीमे धीमे बढ़ा, फिर मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे घटा, फिर जीरो। क्लियर। ऐसे ही दूसरा जो इंजन स्टार्ट होगा वो दूसरा हमारा कहां है, उस वहां से 120 डिग्री पर, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से 120 डिग्री पर है। तो दूसरे के देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है 60 से, फिर वही इसका भी वही यहां से स्टार्ट हुआ, जीरो पहले से चल रहा है, मतलब यहां जीरो से फिर बढ़ा धीमे धीमे मैक्सिमम, फिर धीमे धीमे कम हुआ, फिर जीरो, फिर धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो गया, फिर धीमे धीमे घटेगा, फिर जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा जो इंजन है उसका देखिएगा स्टार्ट हुआ, चल रहा है, यहां धीमे धीमे घटा 120 पे जीरो, फिर यहां से धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम होने के बाद धीरे धीरे घटता फिर 300 पे जीरो, फिर यहां से मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार ये तीनों जो इंजन्स के 3 जो सिलेंडर थे, तीनों सिलेंडर के लिए अलग अलग हमने डायग्राम बनाया, लेकिन इसका जो अगर टर्निंग मोमेंट एक रिजल्टेंट डायग्राम बनाया जाए, और रिजल्टेंट डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं जो टी मीन होता है, जो परिणामी टी मीन होगा वो हमारा इस तरह की कंडीशन में होगा। तो क्या पता चलता है कि जो अगर हम ग्राफ का तीनों का एनालाइज करें, जो हमने पहले बनाया 2 स्ट्रोक के लिए, उसके बाद एकल सिलेंडर का 4 स्ट्रोक के लिए बनाया, फिर एक हमने 3 सिलेंडर का स्टीम इंजन के लिए बनाया। तो देखो क्या पता चलता है, जो 3 सिलेंडर स्टीम इंजन के जो उतार चढ़ाव हैं, जो घुमाव कोण में जो उतार चढ़ाव था वो हमारा ऊपर के दोनों इंजनों की अपेक्षा काफी कम है। यानी कि जो 3 सिलेंडर इंजन्स हैं उनके अंदर जो टी मीन का जो उतार चढ़ाव है वो हमारा काफी कम हो जाता है। ओके।